हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हमारा डे 2 है और इंडिया न्यूजीलैंड की पारी से पहले ज़रा हम अपना मैच खेल लेते हैं, वार्म अप सेशन 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आशा करता हूँ आपको पिछला सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था वो भी कर लिया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपका ड डाउट ग्रुप का लिंक, आपके व्हाट्सएप का लिंक और आप मेरी ईमेल आईडी, इस पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बिना किसी देरी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारी टीम्स थी, इसमें हम लोगों ने ये वाली कर ली है। आज हमारा जो मैच है वो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में है, जिसमें हम वार्म अप करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको चैप्टर में कोई भी आगे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक आपकी प्री कंडीशन है, आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रैच से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको रिवीजन करना है और उसके बाद 10 मिनट में मैं कराऊँगा चैप्टर को। उस आप ब्रश अप कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय या तो आप वीडियो को पॉज़ करके खुद अटेम्प्ट कीजिए या फिर मैं सफिशिएंट टाइम दूँगा, आप उसी टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज़ करके या स्क्रीनशॉट ले लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि सॉल्व नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो क्वेश्चन को, इससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना सॉल्व करे कुछ नहीं होता। इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट मगिंग अप, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स और ये वाले क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। रीज़निंग आप देख सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हाथ से ही करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पिछली बार भी बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। सब लोग कह रहे थे 70 में से 60 प्लस तो सबके ही आ रहे थे और जिन्होंने थोड़ी अच्छी मेहनत करी थी, उनके तो 68, 69, 70s में भी थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा मैच 2 है, वार्म अप सेशन 2। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। आप इसे स्कैन कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएँगे, जहाँ पे मैं आपको सारे जो है इस सेशन की पीडीएफ और बाकी की सेशंस की पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफ़िकेशन, सारी वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सबके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ और करता रहूँगा। आप इसे जॉइन कर सकते हैं और इसी के अंदर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आप आपस में भी बात कर सकते हैं एक-दूसरे से और मुझसे फ़ोटो के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं कांसेप्ट की। सबसे पहले कांसेप्ट में पहली चीज़ आती है, अगर हम किसी भी कांसेप्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात आती है टाइप्स। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। तो सबसे पहले आता है हमारे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स। अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूँ, तो ये अल्कोहल्स में पहले तो आता है टाइप्स। अल्कोहल कैसे होते हैं? तो अल्कोहल्स कैन बी मोनो, ठीक है? अल्कोहल्स कैन बी डाइहाइड्रिक, अल्कोहल्स कैन बी ट्राइहाइड्रिक, ठीक है? इस तरह से हो सकते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक में कैसे होगा? ये एक ही अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक में कैसे होगा? जैसे ये डायोल टाइप में जो बन रहे हैं। ट्राई में क्या होगा? ट्रायोल्स जो बन रहे हैं, ठीक है? CH2OH, CHOH और आपका CH2OH। जो आपके ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन ये सब जो है वो सब आ जाएँगे और पॉलीहाइड्रिक एक्सेट्रा आगे बढ़ता जाएगा। देन आपके जो हैं उसके बाद आ जाएँगे आपके sp3 हाइब्रिडाइज़्ड। sp3 हाइब्रिडाइज़्ड जैसे एलाइलिक वाले। देखो एलाइलिक पोज़ीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, देखो ये होती है एलाइलिक पोज़ीशन। ये हो गए आपके एलाइलिक वाले, ठीक है? अब ये sp3 क्यों है? देखो 1, 2 और ये 2 चारों सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए ये sp3 है। अगर 3 सिग्मा 1 पाई होता है तो sp2, अगर 2 सिग्मा 2 पाई होते हैं तो वो होता है sp कार्बन, ठीक है? देन आपका आ जाता है इसके अंदर बेंज़ाइलिक। बेंज़ाइलिक कौन-सा होता है? ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये होता है बेंज़ाइलिक पोज़ीशन। CH2 के साथ वाली पोज़ीशन, इस पर OH आ जाए, ये होती है बेंज़ाइलिक। और जो सी डायरेक्ट अगर OH लग जाएगा तो ये आपका अल्कोहल नहीं रहा, ये आपका फ़िनॉल बन जाता है, ये एराइलिक होती है। ये पोज़ीशन एराइलिक है। ठीक है? उसके बाद इसमें भी
बेंजाइलिक और अलाइलिक दोनों के अंदर हम सब क्लासिफाई कर देते हैं इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ये आपके कार्बन के ऊपर है। अगर आपके कार्बन के ऊपर जो है बाकी 3 तरह कार्बन लगे हुए हैं, या आपके कार्बन के ऊपर 2 साइड जिस पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके कितने साइड में आपके लगे हुए हैं, उससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये सब देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे 3 तरफ लगे हुए हैं तो आपका टर्शियरी होता है, 2 तरफ लगे हुए हैं तो आपका सेकेंडरी होता है, 1 तरफ लगा हुआ है तो आपका प्राइमरी होता है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे, आगे के कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। आगे का कांसेप्ट अ, ये अल्कोहल्स का हो गया। अगर मैं आपको फिनॉल की बताऊँ तो ये जो फिनॉल में ये वाला जो कार्बन है, ये तो sp3 कार्बन था, लेकिन आप ये वाला देखो, इसमें आपका 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ठीक है? और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है, लेकिन 1 पाई है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड। तो ये sp2 कार्बन है, तो ये इसमें ये अल्कोहल है विद sp2 कार्बन, जिसे हम फिनॉल कह देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नोमेनक्लेचर आप सबको पता ही है किस तरह से करते हैं। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो आपका ऑल होता है। ठीक है ना? इसमें आपका सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है जो कि आपका ऑल होता है। ठीक है? नेक्स्ट अब क्या आ गए, अगर नोमेनक्लेचर करना हो मेरे को फिनॉल वाले टाइप्स का, तो फिनॉल वाले टाइप्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे अलग-अलग नाम दिए गए हैं उन्हें। जैसे कि ये जो हैं, अगर OH और CH3 का ग्रुप है, तो इन्हें हम कह देते हैं क्रिज़ोल। ठीक है? क्रिज़ोल। देन आपके उम, अगर हम आपके ये वाले ग्रुप हैं, 2 OH के, तो इसमें आ जाता है कैटेकॉल। फिर उसके बाद अगर रिसोर्सिनॉल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है? 2 वाले में क्रिज़ोल आ जाते हैं, अब डिपेंड करेगा ऑर्थोक्रिज़ोल है, मेटा है, पैरा है, क्रिज़ोल है, ये सब डिपेंड। ठीक है? उसके बाद आपके अगर 3 लगे हों, 3 लगे हों, तो आपके नाम हो जाता है पैराग्लोल, पैराग्लोल। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये हो गया, ये कैटेगोल हो गया। रिसोर्सिनॉल अगर आपको पता, रिसोर्सिनॉल ये होता है। रिसोर्सिनॉल इज़ ये हो गया रिसोर्सिनॉल, ये हो गया क्रिज़ोल। और ये कौन-सा वाला क्रिज़ोल है? ये आपका क्रिज़ोल कौन-सा वाला है? ऑर्थोक्रिज़ोल है। ठीक है? देन उसके बाद अगर मैं अल्कोहल के बारे में बताऊँ तो देखो, ये CH3 अगर मैं सिंपल अल्कोहल लेता हूँ तो, और ये आपका O है और ये H है। ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 लोन पेयर है। ठीक है? ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? अराउंड 109 डिग्रीज़। ठीक है ना? तो ये इस तरह का होता है। ये लेस देन 109 ही होता है। अराउंड बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में भी बात करी थी। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो मेथड है, वो है एल्कीन से। अब एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? आप सबको पता है एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ हैं। ठीक है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। एल्कीन से बनाने के लिए आपके जो आपकी शिफ्ट होती है इसके अंदर एक, जिसे हम कहते हैं वैगनर मीरविन शिफ्ट। वैगनर मीरविन शिफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम एल्कीन का प्रोटोनेशन करें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है। ठीक है? अगर हम इसका प्रोटोनेशन करते हैं इस तरह से, तो हमारे को क्या मिलता है? ये हमारा प्रोटोनेट हो जाएगा इस तरह से। ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये HOH है ना, इस तरह से।
ये H+ है, तो ये H+ पकड़ लेगा, ये बॉन्ड जो है वो H+ पकड़ लेगा। एक तरफ H चला जाएगा और एक तरफ OH चला जाएगा, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। वैगनर-मीरविन शिफ्ट का हम एग्ज़ाम्पल आगे करेंगे किस तरह से करते हैं। अगर वो वैगनर-मीरविन शिफ्ट के लिए हम लोग अल्कोहल की प्रोटोनेशन जब करेंगे तब करेंगे वैगनर-मीरविन शिफ्ट, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि सिन और एंटी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका ये है, इसके संग आपके BH3 के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब आपका RCH2 CH2, ये इस तरह से 3 टाइम्स ऑफ B बनता है और इसमें 3 टाइप्स ऑफ H2O2 की संग रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपका 3 टाइम्स ऑफ अल्कोहल बन जाता है, जो भी आपका डिजायर्ड अल्कोहल है वो बन जाता है और आपका बोरिक एसिड निकल जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट है सेकेंड रिएक्शन है कार्बोनिल से। कार्बोनिल से कैसे बना सकते हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन करना है, और ये रिडक्शन जो है ना, ये रिडक्शन हमारे को सिलेक्टिव करना है। सिलेक्टिव से क्या मतलब है, अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ कर लिए तो सीधा एल्कीन बन जाएगा। इसलिए हमारे को सिलेक्टिव रिडक्शन करना है, जहाँ पर हमारे को सिर्फ अल्कोहल तक ले जाना है, उसे एल्कीन नहीं बनानी है। जैसे कि लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, निकल प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देन है आपका थर्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है, ये बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। अब आपका अगर हमारे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ये किस तरह से बना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसके साथ RMgX ये होगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन इस तरह से रही होगी, इसमें ये चीज़ नेगेटिव होती है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव होती है, तो ये इस तरह से रहा होगा, ये बॉन्ड इस तरह से जाएगा, तो ये किस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से लग गया ये, R चला गया ना यहाँ पे, R नेगेटिव है और Mg ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये एक मिनट क्लियर नहीं है, ऐसे दूसरे मैं इसे ढंग से दिखा देता हूँ। R नेगेटिव यहाँ, ठीक है ना, के पास, तो ये हमारा ये आपका R आ गया और OMgX हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने से बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाता है, ये इस तरह से ये ROH हो जाएगा। और देखो ये आपके पास HOH था, तो ये O के संग H आ गया और बाकी ये पार्ट है OH वाला, वो इसके संग चला जाएगा MgX, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यही आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेन यही थे। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट, वही बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इनके अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन नेगेटिव के बीच में, ये जो डेल नेगेटिव है ये करता है हाइड्रोजन किसी के दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और हमें पता ही है कि ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ये तो हमने पहली लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। सॉलिबिलिटी की बात करी जाओ तो सॉलिबिलिटी जो होती है ये सॉल्युबल होते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ, तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं अल्कोहल्स पानी में, ठीक है।
पर अगर मास बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज़्यादा मास बढ़ता है ना, तो फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है इंडिमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, वो घटती है। मास बढ़ने के साथ साथ जो होता है इसका नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप, वो बढ़ जाता है ना। और इसके साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है एसिडिटी। जब भी हमें एसिडिटी चेक करनी होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एसिडिटी चेक करने के लिए स्टेबिलिटी देख लो ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो वो चीज़ ज़्यादा से एसिडिक होगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि OH ज़्यादा एसिडिक है या OR ज़्यादा मतलब H2O ज़्यादा एसिडिक है या ROH ज़्यादा एसिडिक, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसमें आंसर होगा H2O ज़्यादा एसिडिक होता है ROH से। क्यों? क्योंकि इसका बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस आपने 3 तरह की थ्योरी सुनी होंगी, आर्हेनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी और ल्यूइस एसिड थ्योरी, ल्यूइस कांसेप्ट। चौथी भी होती है, लक्स फ्लड थ्योरी भी होती है, पर हमारे को वो अपने सिलेबस में, वो 3 टाइप की थ्योरीज हैं आपके पास, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी और क्या कहते हैं ब्रोंस्टेड की थ्योरी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर जिसका H+ लिया तो ये जो बन जाता है, ये बनती है कॉन्जुगेट बेस और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड भी होता है। ठीक है, अगर कोई कॉन्जुगेट बेस है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड भी होगा। तो अगर ये हमारा कॉन्जुगेट, ये अगर हमारा एसिड है तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा ये, और ये वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा ये। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? तो तुम ये देखो, ये तो O नेगेटिव H है, यहाँ पर क्या हो रहा है R लगाएगा प्लस I की वजह से ये जो होता है ये नेगेटिव चार्ज ये अनस्टेबल हो रहा है, तो ये स्टेबलाइज्ड बेस नहीं है, तो OH नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल बेस है, हेंस H2OH ज़्यादा एसिडिक। इस तरह से हम लोग कहीं भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करूँ, तो आपका RCH2OH ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू R2CHOH, एंड ये ज़्यादा होता है R3OH से, R3COH। क्यों? वही वाली बात है, सिंगल आई लगा रहा है ये दो दो R ग्रुप आई लगा रहे हैं, उसमें प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ 3 R ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। ठीक है ना, इसकी वजह से पोलैरिटी डिक्रीज कर रही है बॉन्ड की और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, सेकेंड होगी रिएक्शन विद मेटल्स। अगर ROH की मेटल के संग रिएक्शन होती है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, RO नेगेटिव यानी पॉजिटिव। ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमें पता ही है कि अगर एक्टिव मेटल्स का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसमें तो कोई नई बात थी ही नहीं। देन है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। हमें पता है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख देना चाहिए मुझे, जैसे HCCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, जो फ्रूटी स्मेल एस्टर होता है वो बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, जिसमें क्लीवेज होता है CO बॉन्ड का। फोर्थ है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड की क्लीवेज। इसके अंदर मैं बता दूं, इसमें 3 डिग्री प्रेफर्ड होता है, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये इसका सीक्वेंस होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? इस रिएक्शन में जैसे इस टाइप की रिएक्शन, एक्स को मान लेता हूँ Cl, ये रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट थाइनल क्लोराइड वाली रिएक्शन तो हमने कर ही ली थी जब हमने प्रिपरेशन लिखी थी एल्वेन्स की। हीट करते हैं इसे, RCl बन जाता है SO2 और Cl। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? इसका सिग्निफिकेंस पूछता है। ये रिएक्शन एक बेटर रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वही साइड प्रोडक्ट्स गैसियस बनते हैं, तो इस रिएक्शन में हमारे को कुछ भी सेपरेट करने की जरूरत नहीं होगी, गैसियस से निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन।
इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। डिहाइड्रेशन की ईज, डिहाइड्रेशन की ईज, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की ईज का क्या मतलब होता है, अब ये बताओ। डिहाइड्रेशन की ईज का मतलब होता है लूज H+, डिहाइड्रेशन, टेंडेंसी टू लूज H+, लूज करने की टेंडेंसी, यानी H+ लूज करने की टेंडेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि बताता हूँ। तो ये यहाँ पर आपकी जो मैं कह रहा था वैगनर मीडियन शिफ्ट वो आएगी काम। जैसे आपका CH3 CH2OH है, ये आपको बहुत बार पूछी गई है रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आती है आपके एल्कीन बनाने में, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। कॉन्क H2SO 443 केल्विन से अल्कोहल से एल्कीन बन जाती है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एल्कीन, पर ये हुआ कैसे? ये था हमारा कॉन्क H2SO4, ये था H+ दिया है इसने, ये H+ ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो ये किस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा और ये बना देता है CH3 CH2 पॉजिटिव। अब अगर इसके पास कोई अगर कोई इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल होता तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर लेता, पर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये क्या करता है, ये अंडरगो करता है आपका डिहाइड्रेशन, यानी एलिमिनेशन होता है इसके अंदर। तो ये CH2H है, ये CH2 पॉजिटिव है। इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये H+ लूज कर देता है तो ये एल्कीन बन जाती है, का हो जाता है। और इसमें जो ऑर्डर होता है वो ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन गरीब है, तो गरीब कैसे स्टेबल होगी, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है आपका। ये स्टेबिलिटी आपको ये स्टेप बताएगी। क्यों? क्योंकि ये बनाए आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो अगर जितने टर्शरी है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। समझ में आई? हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं 11th क्लास में कि स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं। एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, या मैं कहूँ मेसोमेरिक, देन आती है आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन आता है आपका इंडक्टिव। ये होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, याद रखना है इन्हें। ये आपके फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने वाले। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है आपको इन फैक्टर्स की सहायता लेनी होगी। तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से ये जो होते हैं ये डिटरमाइन होते हैं। अब एक सवाल है मेरे मन में, सपोज ये तो हमारा एक सिमेट्रिक था, सपोज करो इस टाइप का होता तो क्या करते? ऐसा कोई केस हो ना तो हम देखते हैं, तो ये हट जाता हमारा, जब ये हटता तो हमारा इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनता, इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के कार्बोकेटाइन में अब यहाँ एल्कीन बने या यहाँ एल्कीन बने, कहाँ बनेगी एल्कीन? उसके लिए हम देखेंगे कहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कहाँ उसके, अब यहाँ आ जाएगा सेडज़ेफ रूल जो कहेगा मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, जहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं वो एल्कीन बनेगी। यानी इसका एक आंसर ये भी हो सकता था, और एक इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इसमें हमारे को मेजर माइनर का कंसेप्ट देखना पड़ेगा, मेजर एंड माइनर, ये हमारे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। बड़ी लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर पूछ लेता है ई बनेगी या जेड एल्कीन बनेगी, ये भी पूछ लेता है ई एल्कीन बनेगी कि जेड एल्कीन बनेगी, ठीक है। अरे भाई एल्कीन तो ई भी हो सकती है और एल्कीन तो जेड भी हो सकती है ना? ये आपकी ई हो गई या आपकी जेड हो गई, कोई भी एल्कीन बन सकती है, तो वो देखना पड़ेगा, आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। तो ये आपकी पांचवी रिएक्शन चल रही है। पांचवी रिएक्शन जो है वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी सिक्स्थ है ना, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडाइज करके आपका, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑक्सीडेशन कर रहे हो। क्या आप सिंपल जो है माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हो या आप विगरस ऑक्सीडेशन कर रहे हो। माइल्ड आप किससे कर सकते हो, आप कर सकते हो पीसीसी ले लो, पीडीसी ले लो, जोन्स रिएजेंट ले लो, कॉलिंस रिएजेंट ले लो। ठीक है, विगरस करनी है तो आप एल्कलाइन के MnO4 यूज कर लिया आपने, ठीक है ना, और आपने क्या कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर लिया, K2Cr2O7 यूज कर लिया। ये सब विगरस करते हैं। ये सीधे अल्कोहल से, अगर आपको एल्डिहाइड तक ही रोकनी हो तो आप करोगे इसमें माइल्ड, है ना। लेकिन अगर आपको अल्कोहल से सीधे ले जानी है एसिड पे, अल्कोहल से सीधे ले जानी है एसिड पे, तो आप करोगे विगरस ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में आपका जो है K2Cr2O7 H2SO4 ये आप यूज कर सकते हो या अल्कालाइन के MnO4 यूज कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में आपके जो होते हैं, जो आपका प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, ये कॉपर और 573 केल्विन की प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, लेकिन आपका जो टर्शरी होता है ये आपका दोबारा से एल्कीन में बदल जाता है। ये आपका एल्डिहाइड में चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके कन्वर्जन में काम आएगी। तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ जो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या नेक्स्ट, अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल्स के लिए। हमारे यहाँ अल्कोहल्स खत्म हो गए, यही था अल्कोहल्स में, और फिनॉल्स। फिनॉल में पहला तो आपका डाउस प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड आपका फिनॉल्स में जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, BS से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लो और उसकी NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, H+H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, थर्ड रिएक्शन BDC से है। आपका BDC होता है, BDC से आप जो है वार्म कर दो, उसमें वार्म वाटर डाल दो, तो आपको बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन जो आपकी फिनॉल की वैसी प्रिपरेशन है वो होती है आपकी क्यूमीन से। क्यूमीन से जो होते हैं आप एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो आपका फिनॉल बन जाता है। और साइड प्रोडक्ट कौन सा बनता है आपका, साइड प्रोडक्ट बनता है आपका एसीटोन। ठीक है, ये आपका बनता है साइड प्रोडक्ट। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की। ठीक है, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। फिनॉल्स की रिएक्शंस देखो भैया, फिनॉल जो होता है कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके अंदर ये जो होता है ये -R लगाता है कि +R लगाता है, ऑब्वियस सी बात है +R लगाता है, +M आता है इसमें। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है ऑर्थो पैरा पे। तो ये इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, रिएक्शन इस तरह से रेजोनेंस में ये पार्ट लेता है, हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आया या नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, लाइक दिस इट विल मूव। नेक्स्ट स्टेप like this like this। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये वापस यहाँ, कैसे हो जाएगा ये, देखो पूरा चक्कर लगा दिया है इसने, देख रहे हो ये और ये पूरा चक्कर लगा दिया रेजोनेंस। अब ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आई, यहाँ पर। इसमें नेगेटिव कहाँ पे आया, ये आया ऑर्थो पे।
ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, पहली बात तो ये। सेकंड चीज़, ये जो होता है हमारा ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं अंडरगो करेगा नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर इसे करवाना है तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लगाना पड़ेगा हमारे को, जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले। ये हमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा अगर हमारे को इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। ये अंडरगो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो नहीं करेगा ये नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लोग वही देख सकते हैं, हम इसका फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अगर वो लूज करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉन्जुगेट बेस, अगर इसका ये कॉन्जुगेट बेस होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबल है, तो ये हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है क्यों? हाईली एसिडिक होता है क्यों? क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस तो है। अब देखो कॉन्जुगेट बेस में आप दो तर्क दे सकते थे कि ये जो C6H5 है ये इस पर प्लस आई भी तो लगा सकता था, और ये इस पर और ये जो O नेगेटिव है ये जो है रेजोनेंस लगा रहा था, प्लस एम लगा रहा था, प्लस एम डोमिनेट करता है प्लस आई को, ठीक है। तो प्लस एम डोमिनेट करेगा प्लस आई को, प्लस एम जीत जाएगा, हेंस ये जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कहानी है। अब मैं इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। सोडियम डालने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है ना। NaOH डालने के बाद देन इसके बाद अगर आपकी रिएक्शन कर एसिटाइलेशन कर दूं अगर मैं इसकी CH3COCl से फिनॉल की, तो आपको ये दे देगा OCO CH3, ठीक है। फिनाइल एसिटेट दे देगा। अगर मैं इसकी एसिडिक एनहाइड्राइड से कर दूं CH3CO का होल ट्वाइस O, तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बेंजोइलेशन कर दूं तो आपको मिल जाएगा OCO C6H5, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं अमोनिया से ZCl2 के प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनिलीन बन जाएगी। अगर मैं रिएक्शन कर दूं इसकी जिंक डस्ट से, फिनॉल बन जाए, ये बेंजीन बन जाएगी। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करूं, कॉन्क से करूंगा तो ऑर्थो पैरा दोनों मिलेगा और मेटा ये भी मिलेगा। अगर डाइल्यूट से करूंगा तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। देन रिएक्शन बी ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड करूंगा तो आपको ऑर्थो और मेट पैरा मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ब्रोमीन इन CCl4 कर दी, सॉरी एक्वस कर दी, तो आपको ऑर्थो पे मेटा पे पैरा पे तीनों में ट्राई प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हमने अगर ऑक्सीडेशन कर दी फिनॉल की, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, तो आपको मिल जाता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये रिएक्शन पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ईथर्स की। ईथर्स में एक ही रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या करते हैं इसमें, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग अपना ईथर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। एक हम अपना अल्कोहल लेते हैं और एक हम अपना हैलाइड लेते हैं, उससे हम लोग ईथर सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ईथर हमारा इस तरह से होता है ROR, है ना। ये बॉन्ड अराउंड जो होता है 140 पिकोमीटर्स होता है बॉन्ड लेंथ, और एंगल होता है अराउंड
111 डिग्रीज। ठीक है, ईथर्स को आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के संग रिएक्शन कर सकते हो अल्कोहल की, पर उसमें 443 केल्विन पर तो एल्कीन बन गई थी, इसमें हम 413 केल्विन ले लेते हैं। 413 केल्विन पर आपका ईथर बन जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर सब रोल इसमें टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी। ईथर्स जो होते हैं जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये सॉल्युबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस पे बात कर रही जाए तो देखो ROR HX के संग रिएक्शन करेगा 373 केल्विन पर, तो वही करना है, बस कुछ नहीं करना, संग H दे देना, ये ROH बन जाएगा प्लस RH। ठीक है, अब बात आती है एक मेन रिएक्शन की। अगर सपोज करो अगर मेरे पास ये है, इस पर भी Me है, इस पर भी Me है, इस पर भी Me है, मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसके संग HI के संग रिएक्शन करी है, इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम कहोगे ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ ये प्रोडक्ट बनेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी है। एक प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता था, ये बन जाता, CH3I बन जाता। कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनेगा? इसमें बनता है ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं इसके अंदर। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा। ओके, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन हमारा टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पर हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन आपको पता ही है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपकी पहली जो बन रही है ना, वो है फिनॉल से बना रहे हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड। एसिड इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग ऑलवेज रिएक्शन। ठीक है, इसमें CO2 यूज करते हैं हम लोग 400 केल्विन पे, 4 से 7 ATM पे। ठीक है, और ये जो सैलिसिलिक एसिड है, एक आपकी होती है रीमा टीमन रिएक्शन, उसके अंदर हम लोग आयोडो फॉर्म यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आपकी कार्बीन PCl2 कार्बीन जो है ये बनती है, ये रिएक्शन करती है आगे जाके, इसमें प्रोडक्ट बन जो वही बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, अब आपका जो सैलिसिलिक एसिड बना है, सैलिसिलिक एसिड जो बना है, ये आपकी आगे जाके रिएक्शन करता है, अगर इसने रिएक्शन कर दी एसिडिक एनहाइड्राइड के संग AC2O एसिडिक एनहाइड्राइड के संग, तो ये दे दे कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हमारे को दे देता है एस्पिरिन, जो कि एक पेन रिलीवर है, ब्लड थिनिंग का काम करती है एस्पिरिन। ये होती है 2 एसिटॉक्सी, ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अ, यहाँ पर रीमेटिवन में आपका रीमेटिवन में आपका सैलिसाइल्डिहाइड बन गया, ये तो मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, देन उसके बाद जो रिएक्शन है वो है डिस्टिंग्विश आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इसके बाद आपके कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट में जो आता है पहला है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है हमारा यूज़ होता है हमारा, अगर हमारे कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप है CH3 डबल टाइप का मिथाइल कीटोन है अगर हमारा, तो ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ होता है। इसमें हम लोग आइडोफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म और NaOH के संग रिएक्शन करते हैं, तो हमारा अगर ये ग्रुप होगा तो CH3 का हमारे को येलो PBT मिल जाता है। हम लोग वैसे तो फेलिंग टेस्ट और
बैलेंस टेस्ट करते हैं, है ना? पर कीटोन में अगर हो सकता है मेथाइल कीटोन हो, तो मिथाइल कीटोन्स को आइडोफॉर्म टेस्ट डिटरमाइन करता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका फेरिक्लोराइड टेस्ट। फेरिक्लोराइड टेस्ट आपका फिनोल्स के लिए होता है। और एक टेस्ट है आपका ल्यूकास टेस्ट। ये आपका डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को। इस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं। अगर हमारी टर्बिडिटी आ जाती है इमीडिएटली, तो आपका 3rd डिग्री है, अल्कोहल है। अगर 5 मिनट में आती है तो 2nd डिग्री है। अगर आती ही नहीं है और हीट वीट करना पड़ता है और एक्सटर्नल जो होता है फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, तो आपका 1 डिग्री है, ठीक है? ये आपका होता है इस तरह से हमारी थ्योरी खत्म हो गई है। यही आपकी थ्योरी थी, ठीक है? हमने इस तरह से अपनी थ्योरी वाइंड अप कर दी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? तो ये आपकी थ्योरी थी, आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, हमें काफ़ी देर हो चुकी है वैसे भी। क्लासीफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री या 4 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? ये हमारा अल्कोहल है, इसे क्लासीफाई करना है हमारे को। देखो ये जो अल्कोहल है, ये जो कार्बन है, इसके यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये हमारा टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आईयूपीएसी नेम बताने के लिए यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 और ये 4। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन 1 ऑल। दी 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन 1 ऑल, ठीक है? प्रोडक्ट बताना है। NaBH4 मैंने पहले ही बताया था, NaBH4 सिलेक्टिव के लिए होता है, ये CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल की रिएक्शन SOCl2 तो संग कर देंगे, वही हो जाएगा। SOCl2 के संग रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। H2Cl2 ल्यूकास रिएजेंट के संग रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बताओ? किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, ब्यूटेनॉल की कर रहे हैं, ब्यूटानॉल की। तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती, HBr के संग रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटानॉल है ना, सॉरी ब्यूटेन 1 ऑल नहीं है, 2 मिथाइल वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, SO2 ब्यूटेन 1 ऑल है ना, यहाँ ऑल है और यहाँ 2 मिथाइल है। तो बस कुछ नहीं होगा, SOCl2 के संग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा, SOCl2 के संग रिएक्शन करेंगे यार, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल नहीं था, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल था। वही मैं देखूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया था मैंने, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, वही मैं देख रहा था, क्योंकि कंसेप्ट मुझे कुछ और बताना था तुम्हें, कुछ अलग दिया। ये इस तरह से हो जाएगा, देखो यहाँ SOCl2 के संग रिएक्शन कर देंगे तो यहाँ पर Cl आ जाएगा आपका। अगर हम इसके संग रिएक्शन करेंगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो यहाँ आपका Cl आ जाएगा। HBr के संग रिएक्शन करेंगे तो HBr के संग रिएक्शन करने के बाद, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, तो हमारे मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे आपका Br लग जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। देखो यहाँ पर हमारी वैगनर मीडियन शिफ्ट होगी, वैगनर मीडियन शिफ्ट होगी आपकी, और यहाँ आपका वैगनर मीडियन शिफ्ट के संग आपका सिड्स रूल लगेगा। देखो ये OH2 पॉजिटिव होगा, ये इस तरह से ये निकल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये देखो इस तरह का है CH3 और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है? अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट किस तरह से होगी, शिफ्ट इस तरह से होगी कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? ये इस तरह से बन जाएगा। तो आपके अब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आप यहाँ से बनाना चाहो तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है,
और आपका एक प्रोडक्ट बन सकता है ये, ठीक है। तब और ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, नहीं, सही तो है। हाँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, तो इसमें वही CH2 पॉजिटिव है, ये इस तरह से निकल जाएगा। अब हमारे पास एक दो तीन और ये चार इस तरह का पॉजिटिव है। मैं अब वही वैगनर मीडियन शिफ्ट होगी, इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से। एक प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन सकता है इसमें, और एक प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन सकता है। तो ये आपका मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? क्योंकि यहाँ पर आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये आपकी सेड से एल्कीन होगी, ये आपकी स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट HBr के संग रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही स्टेबिलिटी की बात आती है, ठीक है। ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के संग रिएक्शन होगी तो क्या होगा? वही है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका NO2 लगेगा, तो और से पहले डायरेक्टिंग होता है, एक पैरा पे लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी। 2,3-डाइफिनाइल फिनॉल बताना है मेरे को। तो ये तो मेरा फिनॉल हो गया, और 2 और 3 पर इथाइल लगाना है। 2 पर इथाइल लगा दिया, 3 पर इथाइल। 3 मिथाइल पहले हेक्सेन बन दे, तो देखो 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। 1 पर ऑल लग गया, 3 पर ऑल लग गया, 5 पर ऑल लग गया, और 3 पर मिथाइल लग गया, और 5 पर मिथाइल लग गया। 1 2 3 4 5 पर मिथाइल। पहले से सेटिस्फाई कर लेना, हो जाएगा। साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल, देखो साइक्लोपेंट हो गया, और 1 ऑल है, 1 पर ऑल हो गया, 3 पर इन, 1 2 3 3 पर इन हो गया। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थो पैरा नाइट्रोप्रेनॉल का सेपरेशन करना है स्टीम वोलेटाइल स्टीम डिस्टिलेशन से। तो देखो, हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं, और ये हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रिंसिपल होता है कि ऑर्थो वाले में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा, और पैरा में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस वजह से पैरा वाला जो होता है वो उड़ता नहीं है, वो लेस वॉलेटाइल होता है, जबकि ऑर्थो वाला मोर वॉलेटाइल हो जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है कंपैरेटिवली, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इस स्टीम डिस्टिलेशन से सबसे पहले आ जाएगा, पैरा वाला बाद में आएगा, ठीक है। यही हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी कर सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी ऑर्थो वाला क्या होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये जल्दी नीचे जाएगा कॉलम के थ्रू। अगर हम लोग कॉलम बनाएं तो ये कॉलम होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इसमें जो कॉलम होता है उसमें हम इस सैंपल को लोड करें अगर स्लरी बना के, तो इसमें ऑर्थो वाला हमारा जल्दी नीचे आ जाएगा, पैरा वाला हमारा पीछे रह जाएगा, बाद में आएगा, ठीक है। फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है इस सब से, तो आप कुछ मत करो, बेंजीन लो। बेंजीन से आप जो है कॉन्ग एस्टर, जिससे आप बी जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप बना दो आपका फिनॉल। रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताई दी थी कि जब प्रिपरेशन करा रहा था कि कैसे बनेगा, ठीक है। OH ग्रुप बेंजीन में किस तरह से एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। OH ग्रुप किस तरह से एक्टिवेट करता है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमने अभी कर रहा है। देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था, ये देखो ये रहा। OH ग्रुप ने एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जैसे, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया था बना के, यही आपका आंसर है। आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डन है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, ये भी ऑलरेडी डन है, पहले मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करते हैं। ये मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताई दी है, जो मैंने आपको बताया था सीड से एल्कीन और वो वाली एल्कीन की। ये भी ऑलरेडी आपका डन है, 11th वाला भी। कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा? सिंपल है, प्रोपीन लो,
प्रोपीन के संग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करो, वही आप इसका सल्फोनिक एसिड बनाओ, सल्फोनिक एसिड बनाओ, सल्फोनिक एसिड बनाओ, उसे वार्म कर दो पानी के साथ, बन जाएगा आपका प्रोपेंटुअल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, पीसीसी, जोन्स, कॉलिन्स, पीडीसी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करना है। बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, तो बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, अल्कलाइन KMnO4 या फिर K2Cr3O7 विद H2SO4। ठीक है, K2Cr3O7 प्लस H2SO4, ब्यूटेन टू ऑन एंड टू ब्यूटेन ऑल, ऑन से ऑल करना है, कैसे करेंगे? एक बार कॉपर और 473 केल्विन को, एक कॉपर और 523 केल्विन यूज करके देखो, बताना मुझे कैसे होगा। ठीक है, या फिर ऑन से ऑल करना है तो आप ग्रिग्नार्ड यूज करो, बेस्ट है, ग्रिग्नार्ड यूज कर लो। प्रोपॉक्सी प्रोपेन टू प्रोपेनॉल विद मैकेनिज्म, वही है, मैंने आपको ये ऑलरेडी डन कर दिया है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ही एक पार्ट है। प्रोपॉक्सी प्रोपेन है आपके पास, ठीक है, यही है ना। अब मैं इसको आर ग्रुप ले लेता हूँ, सपोज करो आर वही है, RONA-, यही है अगर प्रोपॉक्सी प्रोपेन जो होगा आपका, और आप इसे एक ग्रुप के संग लगाओगे तो वही है, ये इस पर अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा, तो ये आपका RO और ये CH2 H3 यहाँ से बन जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे हो जाएगा ये, देखो ये आपका वही RO ऑक्सी प्रोपेन है ना, ROR है सिंपल सा, HI के संग रिएक्शन कर दो। ये पहले सबसे पहले स्टेप में, ये जिसका लोन, सॉरी, देखो ये इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, तो ये इस तरह से, पहले तो ये पॉजिटिव H R हो जाएगा, और ये I नेगेटिव है ना, ये I नेगेटिव इसके संग चला जाएगा, और ये RO है, ये बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अराउंड 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसाइज करना है एल्कीन से, आपको ये सिंथेसाइज करना है एल्कीन से। कैसे करेंगे आप सिंथेसाइज इसे एल्कीन से? सिंपल सी बात है, पानी से रिएक्शन करा दो, आपके पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, आपकी जब रिएक्शन होगी तो आप इसे सिंथेसाइज करा सकते हैं, आपकी एल्कीन होगी, एल्कीन लो, एल्कीन में पानी डालो, H+ पकड़ेगी एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन जो होती है वो एक इस तरह का काम करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो H+ को पकड़ेगी, फिर उसके बाद आपका जो OH नेगेटिव है वो इस पर अटैक कर देगा, एंड आपका ये बन जाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा था, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखो इसका, देखो कॉन्जुगेट बेसिस दे रखे हैं सारे, तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो इसमें सबसे पहले याद रखो स्टेबल बेस जो होता है वो सबसे वीकेस्ट बेस होता है। स्टेबल वेक बेस, स्टेबल बेस एक वीक बेस होता है। तो देखो ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल बेस है, तो यही आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, इसमें प्लस एम डोमिनेट करेगा प्लस आई पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, यानी डी ज़्यादा स्टेबल, डी ज़्यादा है सी से, ठीक है, और उसके बाद आएगा ए, और उसके बाद आएगा बी, ये आएगा स्टेबिलिटी में। तो ये सबसे तो, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ वही मैंने बोला, कॉन्जुगेट बेस लिखो, इसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस।
इसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, इसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, इसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, इसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका सबसे स्टेबल है, ये देखो यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो भी पैरा पोजीशन पर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये हो जाएगा, तो डी सबसे पहले होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपका डोनेटिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे पीछे होगा फिफ्थ, यानी ई, ई सबसे पीछे होगा। अब बीच में देखो यहाँ पर डोनेटिंग लगा है, पर डोनेटिंग यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये यहाँ सी हो जाएगा। अब बात आई ए और बी में, तो ए और डी में, तो देखो डी वाला जो होता है इसमें विड्रॉइंग लगा है, पर ये मेटर पर लगा है, तो यहाँ हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा ए, बी डी ए सी ई, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। नेक्स्ट है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये रीमर, बेसिकली ये रीमर डीमर रिएक्शन है, पूछ रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बीन होती है, मैंने आपको अभी भी बताया है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, अल्कोहल वीक बेस है फिनॉल से बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है फिनॉल से, क्यों? तो वो भैया अल्कोहल वीक बेस इसलिए है क्योंकि ये ओ आर नेगेटिव है। ओ आर नेगेटिव जो होता है वो डिस्टेबल, क्या कहते हैं, आपका ओ आर नेगेटिव है, और एक फिनॉल है उसमें ओ नेगेटिव C6H5 है। ठीक है, इस टाइप का है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, C2H5 एक वीक बेस होता है, ये आपका बेसिकली असर्शन रीजन है। मेरे को एक बार ध्यान से पढ़ना दो, जैसे एक मिनट। देखो मैंने कहा था कि जो स्टेबल बेस होता है वो आपका वीक बेस होता है, तो उसने बोला है कि फिनॉल है, एक में ओ आर नेगेटिव है और एक में O C6H5 है, तो भैया O C6H5 ये एक स्टेबल बेस है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये वीक बेस होगा। ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो, फिनॉल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन पर जो कि विड्रॉ करते हैं, ऑन ऑक्सीजन इज विड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ, रिंग की तरफ रेजोनेंस में वो विड्रॉ हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपके इस टाइप क्या होता है, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, पहले ही बता दिया। तो रीजन सही है, असर्शन ही गलत है, वो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट, ये आंसर। नेक्स्ट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वीक एसिड है पैरा से, सही बात है, ऑर्थो वीक एसिड होगा, क्यों? क्योंकि ऑर्थो वाला कम वॉलेटाइल है, पैरा वाला चिपका रहेगा, पैरा वाला छोड़ेगा नहीं, और एसिड वो होते हैं जो आसानी से छोड़ दे। ठीक है ना, समझ में आई? ऑर्थो में हमारी इंट्रा होती है और पैरा में होती है इंटर, तो ऑर्थो वाला इंट्रा है, आसानी से छोड़ देगा, तो ये वीक एसिड है एक। ठीक है, ऑर्थो वाला एक वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो वीकर, सही जवाब है इसका। ठीक है, तो assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of the given assertion। एसिडिटी बतानी है, अब मेरे को नहीं लगता मेरे को जरूरत पड़ेगी, आपको कॉन्जुगेट बेस लिखो, ये हो गया, पीटी नेगेटिव हो गया, और फिनॉल हो गया O C6H5। तो भैया कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है, इसका है ना, तो ये हो जाएगा O C6H5 वाला, देन उसके बाद OH, देन OET, ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फिनॉल की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स HNO3 के संग, तो ये आप देख लेना है ना, 3 वाला प्रोडक्ट बनता है और डाइल्यूट के संग रिएक्शन करते हैं तो 2 वाला प्रोडक्ट है ना। 3 वाला प्रोडक्ट बनता है, TNT जिसे हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, जो कि एक एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, फिनॉल को एनोसोल में कन्वर्ट करना है, इजी है यार ये तो, फिनॉल को क्या कहते हैं, एनिसोल में कन्वर्ट करना है ना। फिनॉक्साइड आयन बनाओ, फिनॉक्साइड आयन बनाओ, और फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन कर दो CH3 से, वही विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी, है ना, बन जाएगा।
प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करना है इसमें, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में कुछ मत करो, पीसीसी से रिएक्शन कर दो। टू ऑल है ना, तो यहाँ पर जो ऑल है वो डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होने के बाद उसकी फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पार्ट को ऑल में convert करेगा। नेक्स्ट है टेस्ट करना है प्रोपेन और फिनॉल का, तो फिनॉल का FeCl3 टेस्ट होता है, कर लेना वो डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट है आपका ए है, इसकी H2SO4 के संग रिएक्शन करी तो इसने बी दिया, बी ने C3H6 है तो ये एक एल्कीन होगा, इसने रिएक्शन करी इसके साथ, तो ये आपकी एल्कीन एक तो या तो ये हो सकती है, या ये एल्कीन गैस क्या हो सकती है, यही एल्कीन हो सकती है आपकी पॉसिबल, मेरे हिसाब से तो और कोई एल्कीन तो बन ही नहीं सकती। C3H6 में यही एल्कीन है जो बन सकती है। नेक्स्ट है आपका, अब इससे हमारे को बी मिल रहा है एक्वस H2SO4 से, वही है H2SO4 से क्या क्या रिएक्शन होती है आपकी, मैंने पहले बताया हुआ है H2SO4 एक्वस है, तो आपके पास पहले तो H प्लस पकड़ेगा ये इस टाइप से, तो ये CH3 CH पॉजिटिव CH3 बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा, तो ये आपका CH3, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है ना, पानी अवेलेबल नहीं होता तो नहीं हो पाती रिएक्शन, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा बी। और बी की ZnCl2 और इससे रिएक्शन करेंगे तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, यानी CHCl बन जाएगा, CH3CH3। और अल्कोहलिक एयर से रिएक्शन कर देंगे इसकी, तो अल्कोहलिक एयर से ये दोबारा से OH में, ओह सॉरी अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक से ये एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, अल्कोहलिक से ये दोबारा से एल्कीन बन जाएगी, Cl निकल जाएगा और ये एल्कीन इस टाइप की बन जाएगी। गिव्स बैक कंपाउंड ए ना, ये आपकी यही वही, तो Cl2 ये हो गई आपकी एल्कीन बन गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब बाकी कुछ 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे लिए होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पे लिए होमवर्क है, ये कंपाउंड ये कर लेना। फिनॉल टू एस्पिरिन मैंने करा चुका हूँ, फिनॉल टू बेंजाइल को करा चुका हूँ, ये एक ABCD क्वेश्चन है, ये एक ABCD क्वेश्चन है, और एक लास्ट पेज पर इस पर एक ABCD क्वेश्चन है, ये आपको करना है होमवर्क, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, डाउट सर वेलकम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सीरीज़ को अटेंड करते रहना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत 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 फ़ायदा होगा आप लोगों को, मतलब एग्ज़ाम में किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी 1 घंटे के सेशन को देखो, चैप्टर वाइज़ करो, 1 घंटे के सेशन को देखो, चैप्टर वाइज़ कर लो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।